नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 323 है या पार्ट नंबर 322 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 962 से यहाँ पर क्या हो रहा है 960 हो रहा है, 960 ले यहाँ पर 956 हो रहा है, 956 से यहाँ पर 950 हो रहा है, 950 ले यहाँ पर 942 हो रहा है और 942 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 962 लेकर लिख रहे हैं 960 लिख रहा है यानी -2 कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 960 लेकर लिख रहे हैं 956 लिख रहा है यानी माइनस इसमें 4 कर रहा है और उसी यहाँ पर क्या हो गया, ये -4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 956 से क्या लिख रहे हैं 950 लिख रहे हैं यानी इसमें माइनस क्या कर रहे हैं 6 कर रहा है। ठीक है, -6 कर रहा है और 6 देखिए 50 से 950 लिख रहे हैं 942 लिख रहे हैं यानी माइनस इसमें 8 कर रहा है। ठीक है, ये -8 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 900 क्या लिख रहे हैं 42 लिख रहे हैं तो 942 में माइनस क्या करेंगे 10 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 932 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर 932 आ जाएगा यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 932 हो जाएगा। तो 932 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है यानी 24 जो ना यहाँ पर 48 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 28 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 24 लेकर लिख रहे हैं 48 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 24 में क्या करते हैं उसी प्रकार से 28 को रखेंगे यानी 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी के 48 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 28 दिख रहे हैं 28 में भी 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया और 2 दूनी के 4 1 5 आ गया 56 आ गया। लेकिन 56 देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये कौन सा संख्या लिख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको 24 लिख रहा है। ठीक है, 24 लिख रहे हैं तो 24 में क्या करते हैं यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और 4 में से क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 माइनस कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच गया है और 2 में क्या करते हैं यहाँ पर अब 24 ले गुना कर लेते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये 24 हो गया ना यहाँ पर, तो 24 में से क्या करते हैं 4 में से यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बच गया ये 2 बच गया है और 2 में क्या करते हैं 48 यानी 24 ले गुना करते हैं। ठीक है, ये 24 ले गुना करेंगे तो 24 दूनी कितना क्या यहाँ पर आपको 48 आ गया, जो कि यहाँ पर 48 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 28 को भी रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है, ये क्या लिख रहा है 28 लिख रहे हैं तो 28 लिख रहे हैं तो 28 में क्या करते हैं ये 8 में क्या करते हैं 8 दिख रहे हैं और इसको आपस में माइनस करना है और 8 में से 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा और 6 में क्या करते हैं यहाँ पर 28 को गुना कर लेंगे। अब 6 को क्या करेंगे 28 को गुना करेंगे तो 6 में जब 28 को गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर 168 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 168 आ जाएगा यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 168 हो जाएगा। तो 168 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर तथा नीचे से 46वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी यानी छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शुभम है, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है 19वें स्थान पर, नीचे से क्या है 46वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर शुभम को देखेंगे। ठीक है, शुभम क्या है ऊपर से क्या है 19वें स्थान पर है
ठीक है, वो ये 19वां स्थान है ना, यहाँ पर आपको 19वां स्थान पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि तथा नीचे से क्या है, ये 46वां स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको 46 रखेंगे और 46 और 19 को दोनों को आपस में क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे। अब जो उसकी कक्षा में कुल छात्र पूछा है कितने छात्र हैं, अगर ये पूछेगा तो दोनों को आपस में जोड़ना है, दोनों को जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65 आ गया। ठीक है, 65 आ गया, तो 65 में 1 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 64 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 64 को है। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी WIND को यहाँ पर देखिए 6482 के रूप में और यहाँ पर DOGS को यहाँ पर 3671 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कुट भाषा में D के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसको यहाँ पर देखिए विंड को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 6482 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से डॉग्स को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 3671 लिख रहा है। उसी प्रकार से D को बताना है क्या लिखा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी W लिख रहे हैं। ठीक है, WI दिया है, फिर N दिया है और D दिया है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 64 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 82 लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहे हैं, आगे डॉग्स को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, D हो गया OS नहीं, यहाँ पर G दिया ना, ये G दिया है, फिर यहाँ पर S दिया है। डॉग्स को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 36 लिख रहा है, 71 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि D को कोड क्या होगा। ठीक है, D के लिए अब देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ना, वो आपको जो NTPC का 25 में हुआ है वो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। ये कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको जो अक्षर के कॉमन मिलाएंगे, ठीक है, दोनों अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, ये आपको संख्या में भी क्या करेंगे, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन देखिए आपको यहाँ पर D दिख रहा है, अब इसमें भी आपको D दिख रहा है। अब तो ये तो अक्षर में मिला दिए, संख्या में मिलाइए, तो संख्या में देखिए यहाँ पर आपको भी 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, ये दोनों में भी कॉमन मिल रहा है। देखिए तो D का कोड क्या होगा, 6 हो गया, D का कोड क्या होगा, 6 हो गया, यानी D का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रोहिणी है, ठीक है, रोहिणी उत्तर की ओर मुंह करके देखिए एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रोहिणी जो है ना, वो उत्तर की तरफ मुंह करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर रोहिणी को रखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हो गया, ये आर हो गया, मतलब से रोहिणी हो गया, रोहिणी ऊपर की तरफ चल रही है, यानी उत्तर की तरफ ना, देखिए उत्तर की तरफ कितने चल रही है, ये 2 किलोमीटर चली है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, फिर दाहिनी ओर मुड़ी, जब दाहिनी मुड़ेगी तो इधर मुड़ेंगे। ठीक है, तो कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 1 किलोमीटर चल रही है। आगे बोल रहा है कि वह फिर से दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर से वो दाईं ओर मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाईं ओर मुड़ती हैं और ये 2 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में, अब बोल रहा है कि उसका मुख जो है ना वो किस दिशा में है। देखिए नीचे की तरफ दिख रही है, जब नीचे की दिख रही है तो नीचे कौन सा दिशा दिख रही है, यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दक्षिण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है। तो नीचे की दिशा कौन है, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक क्या लिख रहा है, श्रृंखला लिख रहा है। ठीक है, देखिए सवाल पूछा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक क्या है, संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इन श्रृंखला में आपको संख्या भी है, प्रतीक भी है। ठीक है, आगे देखिए सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, सवाल पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर प्रतीक को रखेंगे, ऐसे कितने यहाँ पर ये प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है। ठीक है, इनके पहले एक संख्या है
और है, ठीक है। बाद भी ये क्या है, संख्या है, बाद में भी ये क्या होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए, ठीक है, संख्या होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आप बताइए कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक को दिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक आ गया, प्रतीक के पहले भी प्रतीक आ गया, नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी एक संख्या दिख रही है, ठीक है, एक दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहा है, लेकिन इसके पहले संख्या है, इसके बाद में ही प्रतीक आ गया, ये नहीं हो रहा है, संख्या भी आना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर स्टार को रखेंगे तो भी नहीं हो रहा है, सी को रखेंगे तो भी नहीं हो रहा है, ए को रखेंगे नहीं आ रहा है, यानी एक ही है। यानी इसमें एक प्रतीक ऐसा है जिसके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, यानी एक ऐसी प्रतीक है, तो एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कागज जो है यहाँ पर गोंद समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ईंट जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कागज, कागज जो है ना यहाँ पर गोंदले कैसे समेत है। ठीक उसी प्रकार से ईंट को रखेंगे। देखिए कागज, कागज को क्या करते हैं, ईंट गोंद से सटाते हैं। जैसे कागज हो गया, कागज को गोंद से सटाते हैं, ठीक है, कागज को क्या करेंगे, गोंद से सटाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ईंट, ईंट से ईंट को सटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे राजगीर को थोड़े करेंगे, पत्थर को थोड़े करेंगे, यहाँ पर आपको दीवार को थोड़े करेंगे, ये घड़ा को करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कागज हो गया, कागज को सटाने के लिए हमको गोंद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रयोग रख लेते हैं, ठीक है। देखिए यानी यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ना, ये प्रयोग हो गया, ठीक है, प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपको गारा को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, गारा दिख रहा है, ठीक है, गारा को करेंगे। देखिए जिस प्रकार से कागज को सटाने के लिए क्या करेंगे, गोंद का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ईंट हो गया, ईंट को और ईंट को दोनों को सटाने के लिए सीमेंट और बालू को क्या करते हैं, गारा बनाते हैं, तभी तो आपको ईंट सटेगा। यहाँ पर आपको गारा हो जाएगा। तो गारा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD R S और एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि S C के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है और R A के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। यानी C के दाईं ओर से गिनने पर C और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। R या C का निकटतम पड़ोसी D नहीं है, B और D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यानी दाएं, देखिए किसके दाईं ओर से चौथे स्थान पर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो मान लीजिए क्या रखते हैं, टी के दाईं ओर से गिनने पर चौथा स्थान कौन होगा। देखिए तो यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, ये प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको दिया कि ABCD R S 2 2 4 1 5 कितना दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है। यानी 3 3 6 दिख रहा है ना। यहाँ पर RST, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर भी देखिए एक टी छूट गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टी छूट गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, टी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर RST एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 हो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया और एक 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। बोल रहा है कि टी एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब बोल रहा है कि एस सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। जो एस है ना, एस है वो सी के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, एस को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस हो गया, एस जो है ना, एस वो किसके, हाँ देखिए एस जो एस सी के बाईं ओर से चौथे स्थान बैठा है, तो सी के बाईं ओर से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी रखते हैं, सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। तो देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठ गया ना, बाईं ओर बैठ गया, एस बैठ गया है, ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे बोल रहा है कि आर ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। जो आर है ना, ए के दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और आर को यहाँ पर रखते हैं। ए के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर आर बैठा है। देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर आर बैठ गया, ए के आर बैठ गया, ठीक है, चौथे स्थान पर दाहिने तरफ से। आगे बोल रहा है कि सी के दाईं, देखिए सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी सी के बाईं ओर से गिनने पर, देखिए सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 2 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
आगे देखिए बोल रहा है कि आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। आर हो गया या सी हो गया, इन दोनों के निकटतम पड़ोसी आर या डी नहीं है, तो डी को हम यहाँ पर रख लेते हैं, दोनों का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे क्या बोल रहा है कि बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है ना बी, वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा छूट गया, यहाँ पर आपको टी छूट गया है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि देखिए हाँ बैठा यहाँ पर डी भी क्या पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नहीं है। यहाँ पर के दाईं ओर चौथा स्थान पर कौन बैठा है, तो के दाईं ओर कौन सा, नहीं यहाँ पर टी के होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, टी रखते हैं, यानी टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यानी टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो टी के देखिए टी हो गया, टी के दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर। तो डी के देखिए अगर जब केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे बैठा है अंदर की तरफ, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर तो एस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, यानी टी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संचार दिया है, टेलीफोन दिया है और पत्र दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, संचार दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या रखते हैं, यहाँ पर संचार को रखते हैं। ठीक है, यानी संचार दिए। ठीक है, ये क्या संचार है, संचार के अंदर में भी टेलीफोन आते हैं। देखिए संचार के अंदर में ही टेलीफोन यानी टी लिखते हैं, टेलीफोन हो गया, और इसके बाद में भी संचार के अंदर में ही क्या आता है, पत्र भी आते हैं। यहाँ पर आपको पत्र भी दिखा है। ठीक है, यानी पत्र है क्या, देखिए संचार के अंदर में ही क्या आता है, टेलीफोन भी आता है, संचार के अंदर पत्र भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही फिट होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है। देखिए ऐसे दिख रहा है, जब ऐसे दिख रहे हैं तो इसको भी क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, इसको हम भी मिला लेंगे। जैसे इसको क्या करते हैं, दूसरे कलर में रख दें, जैसे यहाँ नहीं छोड़ दीजिए, इसी प्रकार से रखेंगे, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, और आगे देखिए और इसमें क्या मिलाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको क्या दिखा रहा है, देखिए इसको ऐसे दिखा रहा है, इसको देखिए चेंज करते हैं। ठीक है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसको ऐसे दिखा रहा है, इसको ऐसे दिखा रहा है, फिर इसको ऐसे दिखा रहा है, फिर इसको ऐसे दिखा रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, फिर इसमें भी क्या दिखाएंगे, इसमें भी आपको यहाँ पर आपको कैसे दिखाना होगा, देखिए ऐसे दिखाएंगे, फिर इसमें आपको ऐसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का, ये आपको इस तरह का आकृति बना देगा। देखिए इस तरह का जो आकृति इसमें भरा देगा, यह आकृति पूरा कर रहा है। इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस तरह का आकृति, तो इस तरह का आकृति है वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। देखिए ए में आपको दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है। देखिए बी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी में दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है। और देखिए और कहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, यानी सी में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना क्या है कि देखिए भागा के जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा को चिन्ह को बदलेंगे। फिर बोल रहा है कि गुना और प्लस को आपस में बदलना होगा, गुना के जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुना को रखेंगे, चिन्ह को बदलते हैं, तब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर भागा और माइनस को बोल रहा है, तो भागा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे। ठीक है, ये चिन्ह को बदल दिए। आगे देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पर भागा की जगह पर क्या रखना है, माइनस रखना है। फिर प्लस से देखिए, प्लस की जगह पर गुना, गुना की जगह पर प्लस, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस की जगह पर करते हैं गुना रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना दिया नहीं है। अब देखिए इन समीकरणों को आप सोल्व करते हैं। ठीक है, चिन्ह को बदलने के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 9 लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, माइनस दिया है। ठीक है, अब देखिए माइनस हो गया। अब यहाँ पर 4 9 8 और यहाँ पर 4 दिया है, फिर भागा दिया है, फिर यहाँ पर 8 9 भागा हो गया, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है।
अब इनको क्या करते हैं, भाग कर लेंगे। इन दोनों को आपस में जब भाग कर लेंगे तो कितने वर्त में कट जाएगा, ये 56 वर्त में कट जाएगा। ठीक है, 56 वर्त में कट गया है। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 56 हो गया, माइनस कितना दिख रहा है, ये 56 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस कितना रखे, इसको पहले गुना कर लेते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूनी के कितना क्या, 18 गया। अब देखिए 89 को और यहाँ पर 18 को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में कितना है क्या, 107 आ गया। और 107 में क्या करते हैं, 56 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 51 आ गया। कितना है क्या, 51 आ गया। यानी इस प्रश्न आता है कि इस पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 51 हो गया। 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ पेड़ फूल है, जो कुछ पेड़ है ना, तो हमारे यहाँ पर पेड़ को रखते हैं। ठीक है, ये कुछ पेड़ क्या है, फूल हैं, तो कुछ पेड़ यहाँ पर फूल को रखते हैं। ठीक है, ये फूल है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सभी फूल सुंदर हैं, तो सभी फूल को करते हैं यहाँ पर सुंदर में रखते हैं। ठीक है, ये सुंदर हो गया, ये सुंदर हो गया। ठीक है, सभी फूल क्या है, सुंदर है। आगे बोल रहा है कि कुछ सुंदर लड़की हैं, यानी लकड़ी है, सॉरी कि कुछ, यानी कुछ सुंदर क्या है, लकड़ी है। तो यहाँ पर आपको देखिए लकड़ी में रखते हैं, यानी लकड़ी हो गया ना, लड़की है नहीं, लड़की है। ठीक है, लड़की है, यहाँ पर लड़की है। अभी देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि कुछ फूल पेड़ है। देखिए यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ हो गया, ये फूल हो गया। कुछ फूल पेड़ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ सुंदर फूल है, तो कुछ यहाँ पर सुंदर दिख रहा है, ये देखिए ये सुंदर दिख रहा है। सभी सुंदर के अंदर में क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो निष्कर्ष कौन सा आपको सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन यानी सेंटीमीटर क्यूब में यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जो अर्धगोल है ना, अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे इसका क्या करना है, देखिए अर्धगोलाकार आयतन का टोप यानी आयतन का ज्ञात करना है। ठीक है, यानी देखिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो त्रिज्या यानी आर का मान दे दिया है, त्रिज्या दिया है ना, तो आर का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन अर्धगोलाकार का आयतन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला रखेंगे, ये क्या लिखेंगे, अर्ध हो गया। ठीक है, अर्धगोलाकार, गोला हो गया। ठीक है, कार, अर्धगोलाकार का यहाँ पर क्या रखते हैं, अर्धगोलाकार का यहाँ पर आपको आयतन लिखेंगे। ठीक है, यानी गोलाकार टोपी का आयतन, हाँ टोपी लिख देते हैं, टोपी का। ठीक है, आयतन। ठीक है, आयतन हो गया। देखिए अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात करना है, तो इसी को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आयतन होता है 2 पाई, ठीक है, नहीं 2/3 यानी पाई आर क्यू हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, अब 2 बट्टा में कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, लेकिन पाई तो दिया नहीं है, पाई का मान यहाँ पे रख लेंगे। और देखिए आर का मान क्या दिए, यहाँ नीचे रहेगा ना, थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुना क्या करेंगे, पाई हो गया। फिर यहाँ पर गुना क्या गया, ये 24 हो गया। 24 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर का मान 24 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 2 बट्टा में यहाँ पर करते हैं 3 रखते हैं, फिर यहाँ पर पाई को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब गुना कितना गया, तो गुना कितना कर लेते हैं, तो गुना देखिए अगर 24 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 13,824 आ जाएगा। ठीक है, 13,824 आ गया। अब इनको 3 से क्या करते हैं, भाग करेंगे। जब 3 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 4608 आ गया। ठीक है, 4608 आ गया। अब 4608 को 2 से गुना करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये, ठीक है, यानी 4608, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4608 गुने क्या दिख रहा है, यानी 2 पाई हो गया। ठीक है, 2 पाई। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है। तो अब इसको गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, 92। ठीक है, यहाँ पर 92 आ जाएगा ना। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, देखिए ये 92
ठीक है, 9216 पाई आ गया, ठीक है, 9216 पाई यानी सेंटीमीटर क्यू में दिख रहा है, ठीक है, एक क्यू में दिख रहा है। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। देखिए आयतन आपको कितना क्या है, यहाँ पर आपको 100 देखिए 9216 पाई सेंटीमीटर क्यू आ गया। जिसको देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 9216 पाई, हाँ 9216 पाई ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देखिए 1380 रुपये निवेश किए और 3 साल बाद उसे कितने राशि यानी रुपए में मिलेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक निर्मल ने एक बैंक में वो 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किया। कितने दर पर, देखिए 3% की दर से वो कितना 1380 रुपये जमा किया, मान लीजिए निवेश कर लिया। वो बोल रहा है कि 3 साल के बाद उसका कितना धन राशि मिलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एसआई रखते हैं, ठीक है, एसआई परसेंटेज बराबर यानी आरटी परसेंटेज बराबर में यानी 3 गुने कितना गया 3% दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर तितली का 9% हो गया, ठीक है 9%। जैसे देखिए ये 3% हो गया और ये 3 साल हो गया, तीनों दोनों को गुना कर लेंगे। देखिए ये आपको साधारण ब्याज की दिए हैं तो साधारण ब्याज के 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको आरटी कितना दिए तो 3 साल दिए तो यहाँ पर 3 साल भी रख लिए। अब तीनों को इतना क्या 9% आ गया, ठीक है 9% आ गया। जब 9% आएगा तो अभीष्ट धन राशि पूछा है, अभीष्ट, ठीक है, यानी अभीष्ट धन राशि, ठीक है, धन राशि ना यहाँ पर, हाँ राशि, ठीक है, धनराशि, अभीष्ट धनराशि कितना हो जाएगा। देखिए अभीष्ट धनराशि यहाँ पर कितना दिया है तो 1380 दिया है, ये 1380 दिया है, ठीक है 1380। अब 1380 दिया है ना तो 1380 और गुना क्या रखते हैं तो 100 रखते हैं, ठीक है, और 100 प्लस कितना करें 9% रखते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना है यहाँ पर देखिए 1380 आ गया, ठीक है, और गुना कितना करना है 109 करना है, 109% करना है। तो आप देखिए तो परसेंटेज घटा लेते हैं, जैसे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए 1380 दिख रहा है, 1380 में क्या करते हैं गुने 9%, 109 ना, तो यहाँ पर 109% करते हैं, ठीक है 109% हो गया, ठीक है, और बाटा में कितना आ जाएगा तो ये 100 आ गया, क्योंकि परसेंटेज हटा लेंगे तो 100 आ गया। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा 1380 को और 109 में गुना करेंगे, 1380 को और 9 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना क्या तो यहाँ पर देखिए 1504 आ गया, ठीक है 1504, और यहाँ पर 20 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, ये 2 जीरो दिख रहे हैं ना, तो 2 जीरो के बाद में यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो 2 जीरो के बाद में यहाँ पर दशमलव हो गया, ठीक है दशमलव हो गया, तो ये आपको 2 जीरो के बाद में दशमलव हो गया। तो अब देखिए तो ये आपको कितना आ गया तो 1504 आ गया, तो 1504 आ गया, ये रुपया में आ गया, ठीक है 1504.2 आ गया। तो आप देखिए तो आपसे वही बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उसे कितने धनराशि मिलेगी, तो यहाँ पर 1504 यानी 1504.2 रुपये। तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1504.2, ठीक है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति को प्रति माह यहाँ 2580 वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति को प्रति माह, जो एक व्यक्ति है वो प्रति माह यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर 2580 वेतन मिलता है, जो 2580 वेतन कमाता है वो हर महीने क्या करता है ना, वो यहाँ पर 45 रुपये बचाता है, यानी 45% बचा लेता है। जब 45% बचाता है तो उसका प्रति माह व्यय कितना है आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बचाता है यानी बचत लिखते हैं, ठीक है बचत दिया है, तो बचत कितना करता है तो 45%। जब 45% बचत कर लेता है तो खर्च कितना करता है 55% करता है। तो जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर व्यय को रख लेते हैं, ठीक है ये व्यय हो गया है, तो व्यय कितना रखते हैं तो 100% होता है ना, तो देखिए यहाँ पर 100 में से क्या करते हैं माइनस को 45% घटाते हैं, ठीक है यहाँ पर 45 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा ये 55%, यानी 55% व्यय करता है। देखिए जब बचत कितना करता है 45%, तो खर्च करता है 55%। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि व्यय राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है उसका प्रति माह व्यय ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर व्यय राशि ज्ञात करते हैं, ठीक है यानी व्यय हो गया, व्यय की राशि, ठीक है ये राशि हो जाएगा, ठीक है व्यय की राशि कितना है देखिए तो यहाँ पर 2580 दिया है, ठीक है 2580 दिया है, और गुना क्या करेंगे 55 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बचत दिए ये भी आपको बचत हो गया, ठीक है दोनों का बचत ज्ञात करेंगे। बाटा में कितना दिया 100 दिया है तो 100 रख लेंगे।
अब 2580 को और इसको क्या करेंगे 55 को आपस में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना देगा यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर देखिए 141900 दिया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर बाटा में कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचा कितना है, तो बचा यहाँ पर आपको 1419 बच गया, ठीक है, 1419 रुपये में बच गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए उसका प्रतिमाह व्यय कितना गया, तो 1419। तो 1419 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।